सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की पदावधि क्या होती है, हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज के वेतन भत्ते क्या होते हैं और उन्हें कौन कौन सी उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आइए बात करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके सिलेबस का पार्ट तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायाधीशों की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ जस्टिस। जैसा कि कई पुस्तकों में कई बार लिखा रहता है, मैं आपको बताऊं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, जो भी पहले हों। मैं आपको बता दूं 6 वर्ष का कोई प्रावधान नहीं है, केवल उम्र का प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। यानी इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। एज है, 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। न्यायाधीशों की आयु जो है इसको कम या ज़्यादा संसद कर सकती है। इसके अलावा कोई भी न्यायाधीश जो है अगर समय से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 124(4) के तहत उसे पद से हटाया भी जा सकता है। ये जो सारी जो स्थितियां हैं ये न्यायाधीश की पदावधि से संबंधित हैं कि वो त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकता है, हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी की जा सकती है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है न्यायाधीशों को, कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनसे पद हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124(4) में दी है। 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, कदाचार और असमर्थता, यानी मिसबिहेवियर करे और इनकैपेसिटी हो, उसके आधार पर उसको हटाया जा सकता है। यद्यपि मिसबिहेवियर यानी कदाचार शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों को हटाने का आधार है। कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार लिखते हैं फला न्यायाधीश को महाभियोग से हटाया गया। महाभियोग जो शब्द है इसका अंग्रेजी होता है इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। महाभियोग जो शब्द है वो केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है, रिमूवल होता है उनका इम्पीचमेंट नहीं होता। हटाने के लिए संविधान में बताया गया है कि दोनों सदनों के अंदर प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव दोनों के सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के कम से कम आधे से अधिक तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। जिस न्यायाधीश को हटाया जा रहा है उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाएगा। यदि दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर दें तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकेगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव एक ही सत्र में, उसी सत्र में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। अब न्यायाधीशों को हटाने का जो है कि न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में वर्णित की गई है, लेकिन प्रस्ताव को संसद में रखने, कदाचार और असमर्थता की जांच करने की जो प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार है वो संसद को दिया गया है कि जांच की प्रक्रिया क्या होगी, प्रस्ताव कैसे रखा जाएगा, ये शक्ति संसद को दी है। और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1968 में न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया। न्यायाधीश जांच अधिनियम कब बना? 1968 में। इसमें किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके लाया जाता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि प्रस्ताव न्यायाधीश को हटाने का राज्यसभा में लाया जाता है तो उस पर कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए यही प्रक्रिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी विधानसभा हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकती, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव भी संसद ही ला सकती है। लेकिन लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, राज्यसभा में ला रहे हैं तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को ग्रहण करने या न करने का निर्णय कर सकता है कि प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे। जैसे अभी पिछली बार इसमें मोदी सरकार के अंदर लाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव लेकर आई कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, लेकिन जो सभापति था, स्पीकर था, उसने प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया। तो स्पीकर या सभापति की मर्जी है कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या न करे। यदि प्रस्ताव स्पीकर या सभापति स्वीकार कर लेता है तो 3 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाती है। उस 3 सदस्यों की कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक प्रसिद्ध विधिवेता या न्यायविद होता है। ये कमेटी गठित होती है, कमेटी आरोपों की जांच करती है।
आरोपों की जांच के दौरान जिस न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया है वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। कमेटी जो रिपोर्ट अपनी पेश करती है, अगर सदन, जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया गया था, अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन भी अगर कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान के 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जिस तिथि से प्रस्ताव पारित होता है उस तिथि से जिस न्यायाधीश के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया है उसका पद रिक्त समझा जाता है। आज तक ध्यान रहे, भारत के इतिहास में 1950 से लेकर 2020 तक किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया नहीं गया है। यद्यपि कुछ न्यायाधीशों के विरुद्ध ये लाया गया था, जैसे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध सबसे पहले 1991 में वी रामास्वामी के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव लाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि वी रामास्वामी जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो उन्होंने कुछ वित्तीय अनियमितताएं की थी। मामले की जांच करने के लिए PV सावंत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कमेटी ने सही भी पाया, लेकिन लोकसभा के अंदर 1993 में जब मतदान हुआ तो मतदान में कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। दूसरा जो मामला है वो सौमित्र सेन का है, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के सौमित्र सेन दूसरे न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने का प्रस्ताव 2011 में राज्यसभा में लाया गया, लेकिन लोकसभा में पेश किया जाता उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यद्यपि राज्यसभा की 3 सदस्यीय कमेटी ने उन्हें दोषी पाया गया था। तीसरा जो महाभियोग का जो मामला वो PD दिनाकरण के विरुद्ध लाया गया, जो सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उन पर आरोप था कि जब वो कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की थी। 2010 में राज्यसभा में महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले ही उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो अब तक 3 न्यायाधीशों के विरुद्ध लाया गया है, वी रामास्वामी, सौमित्र सेन और PD दिनाकरण, लेकिन पारित आज तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव संसद से पारित नहीं हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस हटाने की प्रक्रिया से, जो अनुच्छेद 124(4) में दी गई है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है, नहीं हटाया गया है। अब शपथ कौन दिलाता है? शपथ जो है अनुच्छेद 124(6) में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति उन्हें शपथ दिलाएगा। शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दोनों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में वर्णित है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी शर्त की जो प्रारूप है वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समान होता है। न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो अनुच्छेद 125 में कहा गया है कि न्यायाधीशों को, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वही वेतन मिलेगा जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। 2009 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1000 था और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 था, लेकिन 2018 के अंदर इसको संशोधित कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस समय 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मिलते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपये यानी 2,50,000 रुपये मिलते हैं। 1976 से में इनके लिए पेंशन की व्यवस्था भी कर दी गई थी। पेंशन इनको जो है इनके वेतन की आधी मिलती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। केवल तभी कमी की जा सकती है जब अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा हो। इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के ऊपर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं? मैंने आपको बताया उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में संसद पर में चर्चा नहीं की जा सकती अनुच्छेद 121 के तहत। लेकिन अगर मान लीजिए किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है संसद में तो उस समय उसके आचरण पर चर्चा की जा सकती है। राज्य विधानमंडलों में उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कभी भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध क्या लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो भारत के किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समय वकालत का कार्य नहीं कर सकता। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह कोई लाभ का पद भी धारण नहीं कर सकता है। अब परीक्षा दृष्टि के हिसाब से देखें तो उच्चतम न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था जिसे 1991 में हटाने का प्रस्ताव लाया गया? न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया गया था प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। कितने सदस्यों की कमेटी गठित की जाती है? 3 सदस्यों की।
आपको एक चीज़ मैं बताऊं, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो थे वो भारत के पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले जो हैं वो हैं वाई.वी. चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ जो है 7 वर्ष और 4 माह और 20 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। सबसे कम मुख्य न्यायाधीश तक 18 दिन तक रहने वाले हैं के.एन. सिंह, कमल नारायण सिंह। फातिमा बीवी जो थी वो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, फातिमा बीवी। अन्य जो महिलाएं जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं वो है सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्र, रंजना देसाई, ये सब रही हैं। के.जी. बालकृष्ण भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा एस.एच. कपाड़िया जो थे वो ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। बाकी सभी जो हैं पहले भारत की स्वतंत्रता से पहले जन्म के वाले थे। भारत में जो चलती है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको अपन लोकहितवाद भी बोल देते हैं, जनहित याचिका भी बोल देते हैं, इसके जन्मदाता PN भगवती को कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी और इस समय जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस वेयर थे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कितने जजेज का कॉलेजियम स्थापित करता है? 4 जजेज का कॉलेजियम इसमें होता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति अनुच्छेद 126 के तहत करता है। तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 के तहत करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करता है। सत्र को चालू रखना है या नहीं रखना है गणपूर्ति की स्थिति के अंदर, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। जब संविधान लागू हुआ उस समय उच्चतम न्यायालय में 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था, 7+1। 2008 में इसमें एक संख्या 30+1 हो गई और वर्तमान में 33+1 यानी 34 है। न्यायाधीशों की संख्या कम या ज़्यादा संसद कर सकती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट का देश संविधान लागू होने के बाद में उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। अन्य स्थान पर जो सुनवाई है वो मुख्य न्यायाधीश कर सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से, जैसे हैदराबाद और श्रीनगर में ऐसा किया जा चुका है। अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के न्याय में पारंगत विधिवेता हो उसे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 24 न्यायाधीशों की पीठ 24 अप्रैल 1973 को गठित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के वह कौन न्यायाधीश हैं जो लकवे का शिकार होने के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए गए थे? जफर इनाम और HR खन्ना की वरिष्ठता को उल्लंघन करके MU बेग को बनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी है। आज हमने चर्चा की हमारे इसके बारे में कि भाई कैसे न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, कैसे हटाए जाते हैं, कौन कौन हटाए गए हैं, कौन शपथ दिलाता है, वेतन भत्ते क्या हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी समस्या भेज सकते हैं, उसका उचित समाधान हमारे कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।